नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के सब्जेक्ट के लिए। बेसिकली बच्चों, पॉलिटिकल साइंस का आपका जो एनुअल का एग्जाम होने वाला है यानी कि फाइनल एग्जाम होने वाला है, हिंदी में कहें तो जो आपकी वार्षिक परीक्षा होने वाली है राजनीति विज्ञान की, ठीक है, जिसमें मॉर्निंग यानी कि जो जनरल शिफ्ट का पेपर है वो 15 फरवरी 2023 को है, ठीक है, और जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर है वो आपका 16 फरवरी 2023 को है, ठीक है ना। तो इस दिन के पेपर के लिए इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को बच्चों यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो कि ऑफिशियली एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज किया गया है। अब सिंपल सी बात है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने रिलीज किया है तो सिंपल सा ये आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके पॉलिटिकल साइंस के एनुअल एग्जाम में, ठीक है। बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं इस पेपर से कुछ क्वेश्चन के आपके एग्जाम में आने के, ठीक है बच्चों। तो चलिए इस पेपर को समझेंगे अच्छे तरीके से। उससे पहले एक चीज मैं बता देता हूँ, ये जो वीडियो है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए होगी। और साथ ही सबसे बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ पे कि जितने भी आपके सब्जेक्ट है ह्यूमैनिटीज यानी कि आर्ट्स के, जैसे हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, इको, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, ज्योग्राफी वगैरह, जितने भी ह्यूमैनिटीज आर्ट्स के सब्जेक्ट है ना, हर एक सब्जेक्ट के आपको कम से कम 5 सैंपल पेपर में आपको करवाऊंगा, हर एक सब्जेक्ट की कम से कम 5। इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो पाएगी। बस आपने करना क्या है, जितना हो सके आप वीडियो को लाइक करते चलिए और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए कि ताकि वो भी इससे जुड़ सके और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। इस पेपर को देखते हैं और शुरुआत करते हैं। देखिए, थोड़ा सा पेपर के पैटर्न पे हम ध्यान देते हैं। तो पेपर के पैटर्न में देखेंगे टाइमिंग आपकी 3 घंटे की रहेगी, ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स आपके टोटल 80 होने वाले, ओके। अब मैं आपको पेपर का पैटर्न कंप्लीटली समझा देता हूं और ये याद रखिएगा कि आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आपको ये जो सामान्य निर्देश होते हैं ना, ये आपको जरूर पढ़ने चाहिए। इससे आपको पता चल जाता है कि आपको पेपर करना कैसे, ठीक है। देखिए, जो आपका ये पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, टोटल इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 30, ठीक है, यानी कि टोटल 30 प्रश्न आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक के आपके एक अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि टोटल जो है वो आपके 12 जो क्वेश्चन है वो आएंगे एमसीक्यू वाले, ठीक है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 से 18 2 मार्क्स के, यानी कि 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि 2 मार्क्स के टोटल आपके 6 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 19 से 23 यानी कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन, दैट मींस 4 मार्क्स के टोटल आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, ओके। उसके बाद में फिर यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो गद्यांश आधारित एमसीक्यू रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो कार्टून आधारित एमसीक्यू रहेगा और एक चित्र आधारित एमसीक्यू रहेगा। और ये सभी क्वेश्चन जो है वो 4-4 मार्क्स के आपके यहाँ पे आएंगे, ठीक, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों कि 6 मार्क्स के आपके जो क्वेश्चन है वो टोटल इस बार 4 आने वाले हैं। पहले 3 आते थे कई सालों से, लेकिन इस बार 4 आएंगे। और हर एक क्वेश्चन में आपको 6 मार्क्स वाली जितनी भी है ना, एक एक चॉइस भी देखने को मिलेगी, यानी कि 6 मार्क्स में आपको हर क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी। बहुत अच्छे से आप कर पाओगे, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि ये जो पेपर है इसे हम 2 पार्ट में समझेंगे, ठीक है। ये हमारा बेसिकली पार्ट 1 हो जाएगा। अब इस पार्ट 1 में हम क्या क्या समझेंगे, पार्ट 1 में हम क्वेश्चन 1 से लेके 12, 13 से 18 और 19 से लेके 23 इन सभी को बहुत अच्छी तरीके से पार्ट 1 में समझ लेंगे, ठीक है। और जो पार्ट 2 रहेगा बच्चों, इसमें 24 से 26 और 27 से 30 तक के जो क्वेश्चन है उसको देख लेंगे। पार्ट 2 का जो लिंक है बच्चों वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आई बटन में यहाँ पे लिंक दे दूंगा जैसे ही वीडियो बनेगा, ओके। नहीं तो टाइम वेट कीजिए, कल शाम को वीडियो अपलोड हो जाएगी। अगर आप बाद में देख रहे हैं 3 फरवरी को तो आप जाके चैनल पे देख लीजिए, ओके। समझ में आएगा आप सभी को। अच्छा, अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं अपने पेपर के पैटर्न को। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए, बाकी का यहाँ से देख सकते हैं। आप शुरुआत करते हैं हम अपने पेपर के पैटर्न की और समझते हैं हर एक क्वेश्चन के आंसर को, ठीक है। देखिए, सबसे पहला जो आपका सेक्शन है वो रहेगा अनुभाग ए, यानी कि इंग्लिश में कहते हो सेक्शन ए रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एमसीक्यू वाले बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि कितने मार्क्स के होंगे, 1 मार्क्स के, ओके। देखिए, आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी बच्चे इस लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं या फिर जो भी वीडियो देख रहे हैं, देखिए टोटल इस वीडियो में हम 12 एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। तो आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि आप एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई बच्चे साथ में आंसर कर रहे हैं। तो मतलब अच्छा लगता है इस चीज को देख के कि बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। और शेयर कर देना दोस्तों के साथ में, ओके। बाकी अब हम अपने इस पेपर की शुरुआत करते हैं और हर एक क्वेश्चन के आंसर को बहुत अच्छे तरीके से हम समझने वाले हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला हमारे सामने ये है। अच्छा, एक चीज, जो आपका एक पेपर है ऑफिशियली जो आया हुआ है ये देख लीजिए, ठीक है ना। ये आपका पेपर ऑफिशियली आया हुआ है डीओई की तरफ से। इसमें एक गलती है, एक पेपर में एक क्वेश्चन में गलती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे ऑफिशियली दिया गया ये वाला पेपर, ओके। 5 मिनट हो चुके हैं, आपको समझाते हैं। चलिए, प्रश्न हमारा सबसे पहला ये है
कि जर्मन दार्शनिक जिनका नाम है इमैनुअल कांट, इन्होंने अधिकार की कौन सी अवधारणा दी है। ठीक है, इमैनुअल कांट जर्मनी दार्शनिक ने राइट के संबंध में, अधिकार के संबंध में कौन सी यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, कौन सी अवधारणा दी है, राजनीतिक, नैतिक, सामाजिक या फिर आर्थिक। ठीक है बच्चों, तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर बच्चों नैतिक, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इंग्लिश में which concept of rights is given by German philosopher Immanuel Kant that is ethical। okay? सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यही वो क्वेश्चन है बच्चों जो रॉन्ग है। कैसे? देखो, क्या होता है कि अर्ध अध्यक्षात्मक जो प्रणाली है, इसके विषय में आपको यह पहचानना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो हम सभी को पता है कि अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली में सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ठीक है, लेकिन आप ध्यान से देखो, जो आपका ऑफिशियल वाला पेपर है ना, इसमें मैं एक गलती बताता हूं आपको। ये रहा, इसमें क्या दिया है कि मतलब ये दो तो ठीक है, अब इसमें क्या है कि राष्ट्रपति राज्य और सरकार का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री राज्य और सरकार का प्रमुख होता है। अब यहाँ पे आप एक चीज समझ गए ना कि ये जो एक ऑप्शन है यहाँ पे गलत है। हमें यहाँ पे ऑप्शन क्या मिलना चाहिए था कि राष्ट्रपति राज्य और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट यहाँ पे हो जाएगा। ओके बच्चों, आगे आप सभी को समझ में अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहां से देख सकते हैं कि व्हाट इज ट्रू अबाउट दिस सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। थर्ड में पूछा गया बच्चों हमसे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न तरीकों में निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है। यानी कि जो हमारी जुडिशरी होती है, न्यायपालिका होती है, अगर ये स्वतंत्र पूर्वक चलेगी, ठीक है, उसको निश्चित करना कि स्वतंत्र रहे, तो इसके लिए जो उपाय यहाँ पे बताए गए हैं उनमें से कौन सा यहाँ पे गलत है ये हमें बताना है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि 2 मार्क्स का आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे, ए पार्ट कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह ली जाती है। बिल्कुल ठीक है भाई, कि सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी अन्य न्यायाधीश होते हैं तो उनके नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति जो होता है वो क्या करता है, जो मुख्य सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उससे सलाह मांगता है। ये राइट है। ठीक है, दूसरा क्या है कि न्यायाधीशों को अमूमन अवकाश प्राप्ति की आयु से पहले नहीं हटाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, नहीं हटाया जा सकता है इनके कार्यकाल को। ठीक है, और अगर हटाना भी है तो संविधान के अतिक्रमण, जैसे राष्ट्रपति होता है ना कि महाभियोग, तो वैसे इन पे भी चला जाए तभी हटाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा क्या है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला दूसरे उच्च न्यायालय में नहीं किया जा सकता। ये वाला गलत है। क्यों भाई? क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजा जा सकता है। ठीक है, और चौथा क्या है भाई कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में संसद का दखल नहीं होता है, लेकिन न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद का दखल होता है। ठीक है, क्योंकि महाभियोग कहां चलेगा? संसद में ही चलेगा। यही बात यहाँ पे आती है। तो याद रखें बच्चों कि ये वाला जो है तीसरा वाला आपका जो पार्ट है यहाँ पे ये हो जाएगा राइट। ओके बच्चों, आगे आपको समझ में कि कौन सा यहाँ पे गलत है, ऑप्शन नंबर सी वाला। अब इसी तरीके से आप इंग्लिश में देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज incoherent about the different ways in which of the independence of judiciary is ensured, that is option number C। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी की स्वतंत्रता। ठीक है ना, तो किसने दिया है? रूसो ने, हाब्स ने, कार्ल मार्क्स ने या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। किसने ये बात कही है? ठीक है, तो किसने कही है ये बात? ये बात कही है बच्चों कार्ल मार्क्स ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी की स्वतंत्रता। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में हु अमोंग द फॉलोइंग आस्क्ड कि इक्वालिटी इज इक्वल एज फ्रीडम, दैट इज ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स। ओके, अब दो आपके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, ये रहेंगे बच्चों अभिकथन और कारण वाले। ठीक है, तो अभिकथन कारण में यहाँ पे देखेंगे आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं A B C D। अब इसमें आप क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को पढ़ेंगे, फिर आपको आंसर चूज। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहला जो है हमारा अभिकथन 5वें का ये कहता है कि राष्ट्र की सीमाओं का पुनर्निर्धारण अभी भी जारी है। बिल्कुल ठीक है भाई, क्योंकि आज के टाइम पे भी आप देखते होंगे बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जो किसी भी क्षेत्र को युद्ध करके जीती है, अपने में मिला लेती है। तो एक तरीके से राष्ट्र की सीमाओं का पुनर्निर्धारण अभी भी चल ही रहा है। ठीक, दूसरा क्या है, मतलब कारण क्या कहता है कि राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के दावे में
अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अलग राजनीतिक इकाई की मांग करता है। ये भी बिल्कुल ठीक है कि कोई भी कंट्री जो होती है ना, वो अपने आप को मतलब स्वयं चाहती है कि वो स्वयं निर्णय ले, अपने देश के लिए वो स्वयं निर्णय ले, इसीलिए वो कहती है कि हमें ना अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अलग अपनी एक राजनीतिक खुद की पहचान चाहिए। ठीक है, यानी कि वो किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन से बंधे नहीं रहना चाहते। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारा कारण भी ठीक है और अभिकथन भी ठीक है और व्याख्या भी यहाँ पे सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे बच्चों, हम चुनेंगे ऑप्शन नंबर पहला वाला कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हो गया। ओके, इसी तरीके से आप इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश में आपका असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है एंड एक्सप्लेनेशन भी ठीक है रीजन की असर्शन की, तो यहाँ पे ए हमारा राइट हो जाएगा, ये हमारे 5 का हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 में पूछा गया है कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। बिल्कुल ठीक है भाई, तभी तो हुई थी। अब कारण क्या कहता है कि एशिया और अफ्रीका के अनेक उपनिवेशों में समान नागरिकता की जो मांग थी, इसको लेकर औपनिवेशिक शासकों में स्वतंत्रता हासिल करने की एक संघर्ष के रूप में ये हिस्सा रही। तो यानी कि फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई थी, ये उसका कारण यहाँ पे बता रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों हमारे सही है और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी यानी कि व्याख्या भी है। दैट मीन्स असर्शन ठीक है, रीजन भी ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। फिर से हम वही ऑप्शन चुनेंगे, कौन सा, हम चुनेंगे ऑप्शन नंबर पहला वाला। ठीक है ना, छठे के लिए भी। यहाँ पे क्या मतलब हुआ, मतलब ये हो गया हमारा, यहाँ पे जो पहला वाला है ये हमारा राइट हो जाएगा 6 के लिए भी। ओके बच्चों, आगे समझ में आप सभी को, आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। अब बेसिकली यहाँ पे ना आपको कुछ ऑप्शन दिए गए, उसमें आपको चूज करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक अधिकार राजनीतिक सिद्धांतकारों के द्वारा 17वीं और 18वीं शताब्दी में चिन्हित किए गए। यानी कि इनमें से ये जो चार आपको अधिकार दिख रहे हैं, जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, तो इनमें से ऐसे कौन से अधिकार हैं जो 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो राजनीतिक सिद्धांतकार हुआ करते थे, राजनीतिक व्यक्ति होते थे, उन्होंने प्राकृतिक अधिकार के रूप में बताए हैं। ठीक है, तो इसमें से उन्होंने क्या क्या बताया है, इसमें से उन्होंने बताया है कि जीवन का अधिकार, ठीक है, और उसके बाद में फिर यहाँ पे देखेंगे जीवन, ठीक है, और स्वतंत्रता और संपत्ति, ये वाला आपका राइट हो जाएगा। जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार, ये प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। यानी कि हमारा क्या ऑप्शन नंबर जो सी है, पहला, तीसरा, चौथा, ये हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर, इसी को हम देखते हैं इंग्लिश में कि विच ऑफ द नेचुरल राइट्स वर आइडेंटिफाइड by the political thinkers during the 17th and 18th century. So right to life, right to liberty, right to property, option number C is right. Okay. Now question number 8. फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ठीक है, अब देखो एक चीज यहाँ पे आपको समझ में आनी चाहिए कि हुई तो कब थी, हमने देखा था 1789 में। ठीक है ना, ये तो डेट हो गई फ्रांसीसी क्रांति की। अब बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे ये पूछा गया कि कब हुई थी, और कब में देखो 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। बेसिकली देखो यहाँ पे मतलब क्या है कि जब हम बात करते हैं 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की, ठीक है ना, पूर्वार्ध की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि 1650 से पहले से, ठीक है, यानी कि 1600 से लेके 1650। ठीक है, जब इसके उत्तरार्ध की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है 1651 से लेके 1699 तक। ठीक है, अब हमारी क्रांति कब हुई है, 1789 में हुए, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है वो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई है, यानी कि 1751 से लेके 1799 के बीच में हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ये हुई है। ठीक है ना, तो अगली बात से आप याद रखेंगे पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे समझ में आप सभी को, आगे बढ़ते हैं। अब इंग्लिश में देखेंगे, स्पेसिफाई द टाइम पीरियड ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन दैट इज ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी, लेट 18th सेंचुरी में हुई थी। ठीक है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा का समर्थन करते हैं? तो कौन करते हैं भाई? ठीक है, बेसिकली दो व्यक्ति हैं जो इसका समर्थन करते हैं, जिसमें से सबसे पहले व्यक्ति का नाम है जेम्स मिल और दूसरे का नाम है F.A. हाइट। ये आपकी सपोर्ट मटेरियल में दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो सपोर्ट मटेरियल आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। तो 9 भाई का आपको समझ में आ गया, सी यानी कि ऑप्शन नंबर सी, तीसरा और चौथा ये राइट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप इसे इंग्लिश में देख सकते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग फेवर्स द नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी।
जेम्स मिल एंड F.A. हायेक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाता है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा आपके क्रिटिकल करके एक तरीके से कह सकते हैं कि कठिन करके पूछा गया है, तो इजी सा। कैसे? क्वेश्चन क्या है कि लिबर्टी लिबर्टनम से निकला है, लिबर्टनम शब्द किससे संबंधित है? अब याद रखो कि जो लिबर्टी शब्द है, हमें यही पूछा गया है कि लिबर्टी शब्द किस भाषा का शब्द, ठीक है? तो बेसिकली लिबर्टी किससे निकला? लिबर्टम का। तो किससे संबंधित है? ग्रीक भाषा से, इंग्लिश भाषा से, लैटिन भाषा या फिर स्पेनिश भाषा, यानी कि शब्द से बेसिकली। ये किससे संबंधित है बच्चों? लैटिन से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा, ये राइट हो जाएगा यहाँ। ठीक है? लिबर्टी कम्स फ्रॉम लिबर्टम व्हिच इज derived from Latin word. Okay? Now, question number 11 is here कि सामाजिक न्याय की अवधारणा का संबंध किससे है? ठीक है? तो सामाजिक न्याय यानी कि समाज में सभी को जो अवसर दिए जाते हैं वो बिना किसी भेदभाव के मिल सके, सभी बिना किसी भेदभाव के रह सके, इसको बोलते हैं सामाजिक न्याय। तो इसमें क्या हुआ? इसमें एक चीज ये हो गई कि एक तो समानता स्थापित हो गई, ठीक है? भेदभाव नहीं होगा तो मतलब समानता स्थापित हो जाएगी। अब जब समानता बनी है तो सिंपल सी बात है कि बंधुत्व यानी कि भाईचारा, अपनापन, ये भी बनेगा, तो बंधुता भी इसमें शामिल हो गया। ठीक है? यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही है, ये हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है? थोड़ा क्रिटिकल है लेकिन ध्यान से समझेंगे तो समझ जाएंगे। To which is concept of social justice associated? That is option number D, यानी कि fraternity and equality. Okay, ऑप्शन नंबर डी राइट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 में पूछा गया बच्चों कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों कि कब मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। When is Human Rights Day celebrated? That is option number A, 10th December. ओके बच्चों, वेल कंग्रेचुलेशन आप सभी को, क्योंकि 12 यहाँ पे हमने एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए हैं इन 17 मिनट, यानी कि हम कह सकते हैं कि अराउंड 12 से 13 मिनट, क्योंकि 5 मिनट का तो इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है? तो एमसीक्यू आपको समझ में आ गए। अब आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएंगे कि भाई आपके ये जो एमसीक्यू 12 थे, इनमें से आपने कितने सही दिए, और सही सही बताना, कोई बोल मत, कहीं ऐसे मत बोलना कि मेरे 12 में से 12 आ गए। जो एक्चुअल है वो बताना, ताकि मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई बच्चे ईमानदारी से आंसर दिए और इतना आए थे। लेकिन हाँ, ऐसे ही अभी जब मैं आपको और भी प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपकी एमसीक्यू में पकड़ एकदम मजबूत हो जाएगी। ठीक है? और एमसीक्यू के क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा जब पेपर होने वाला होगा आपका। ओके, अब बात करते हैं अगले सेक्शन की। तो अब आ जाता है बच्चों हमारा सेक्शन नंबर बी, यानी कि जिसमें 2 अंकीय प्रश्न हमारे खंड भी है। अब मुझे लगता है कि मुझे अपना फेस थोड़ा सा छोटा कर लेना चाहिए ताकि आपको सब कुछ अच्छा, हाँ ये ठीक है। चलिए, 2 मार्क्स के टोटल हमारे यहाँ पे 6 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है? 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे कि क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? क्वेश्चन नंबर 13, राजनीतिक सिद्धांत का विषय क्षेत्र क्या है? ठीक है ना? तो हम जो पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं, राजनीतिक सिद्धांत पढ़ते हैं, आपकी जो सेकंड बुक है, हमें उसी का ही बताना है कि उसके विषय क्या है। तो आप बुक का जो है ना, उसका एक फ्रंट पेज जो है, आप उसको ध्यान में रखते हो, उसके जो चैप्टर्स हैं बस उनके नाम लिख दो। कैसे? देखो मैं ध्यान से समझाता हूँ। राजनीतिक सिद्धांत का कोई एक क्षेत्र नहीं, बल्कि इसके बहुत से क्षेत्र हैं। इसके क्षेत्र अति व्यापक हैं, जिसमें हम जीवन के बहुत से विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। जैसे राजनीति से पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे राजनीतिक सिद्धांत की एक परिभाषा लिख दी है। ठीक है? राजनीतिक सिद्धांत होता क्या है? राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों का, उन नीतियों का और उन सिद्धांतों का एक रूप है, बेसिकली प्रतिबिंबित रूप है, जिससे हमारे सामाजिक जीवन, हमारी गवर्नमेंट ने और हमारे संविधान ने आकार ग्रहण किया। यानी कि हमारा सामाजिक जीवन कैसे चलता है, हमारी सरकार कैसे चलती है, हमारा संविधान कैसे बनता है, इसके क्या सिद्धांत हैं। तो ये जो राजनीतिक सिद्धांत है ना, ये हमें बताता है कि आखिर हुआ कैसे। ठीक है? अब क्या क्या अध्ययन करते हैं, जो आपका मेन आंसर है वो ये है। यहाँ पे हम स्वतंत्रता का अध्ययन करते हैं, समानता, न्याय का अध्ययन करते हैं, लोकतंत्र का अध्ययन करते हैं, धर्मनिरपेक्षता का अध्ययन करते हैं। ठीक है? और भी बहुत सी जो नीतियां हैं हम उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है ना? यानी कि ये बेसिकली इसके विषय क्षेत्र है। ठीक है? राजनीतिक सिद्धांत हमें बताता है कि कानून के समक्ष किसी व्यक्ति की क्या अहमियत है। बेसिकली सभी उसके समक्ष समान होते हैं। अधिकारों का बंटवारा किस तरीके से किया जाए, न्याय समाज में कैसे स्थापित किया जाए, ऐसी जितनी भी नीतियां होती हैं उन सभी की सार्थकता की जांच भी कर। ठीक है ना? तो राजनीतिक सिद्धांत होता क्या है, ये आपकी परिभाषा हो गई, और ये आपके जो इसके मेन विषय हैं वो आपके ये हो। ठीक है भाई? तो एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों इसके विषय। ठीक है? आगे
इंग्लिश मीडियम के बच्चे क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे कि व्हाट इज द एरिया ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो कोई एक एरिया नहीं है, बहुत से एरियाज है पॉलिटिकल थ्योरी के। दैट इज यहाँ पे आप इन पॉइंट्स को इजीली रीड आउट कर लीजिए। ठीक है, आपको अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो इसे मैं छोटा कर देता हूँ, अब आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 14। यहाँ पे देखिए गलती हो गई है कि 2 बार क्वेश्चन लिख गया। चलिए, क्वेश्चन क्या है कि राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं, इस कथन से आप क्या समझते हैं? यानी कि राजनीति जिसे आज हम देखते हैं तो आम लोग समझते हैं कि राजनीति तो वही होती है जो हमारे लीडर्स करते हैं, हमारे नेता करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बेसिकली देखो, राजनीति में क्या होता है कि राजनेता जो है वो चुनाव लड़ने वाले राजनेता शामिल होते हैं। ठीक है, चुनाव लड़ने वाले लोग शामिल होते हैं जो नेता बन जाते हैं, और इसमें जो राजनीतिक पदाधिकारी होते हैं वो शामिल होते हैं। ठीक है, और ये सभी जो है ना वो ये कहते हैं कि भाई राजनीति जो है ना वो एक सेवा है। ठीक है, एक प्रकार की जनसेवा है। कैसी जनसेवा? क्योंकि इलेक्शन हुए, हमने प्रतिनिधि को चुना, वो गया सरकार में, वो सेवा कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो भ्रष्टाचार कर रहा होता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि जो लोग ये कहते हैं कि राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं, उनका ये मानना है कि जितने भी लीडर्स, जितने भी नेता हैं, ये दल बदल करते हैं, कभी आज इस दल में, कभी उस दल में, फिर उस दल में, फिर उस दल में, ऐसे जाते रहते हैं। ठीक है, और ये झूठे वादे करते हैं। चुनाव आया तो हम कहेंगे हम आपको बिजली फ्री दे देंगे, हम आपको पानी फ्री दे देंगे, बहुत से बड़े बड़े बढ़ा चढ़ाकर झूठे झूठे वादे करते हैं, और चुनाव हुआ है, कौन दो सर जी, मैंने कुछ बोला भी था क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा ही होता है फिर। ठीक है, और उसके बाद में विभिन्न तबकों को जोड़ तोड़ते हैं। कई बार होता है कि दलित समुदाय के नाम पे, ठीक है, वंचित समुदाय के नाम पे लोगों को तोड़ा जोड़ा जाता है। ठीक है, उनकी कम्युनिटी को इकट्ठा किया जाता है, उनको भड़काया जाता है दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ में। तो ऐसा लोग मानते हैं कि ये राजनेता करते हैं। ठीक है, साथ ही ये हिंसा को बढ़ावा देते हैं और पूरी तरीके से राजनीति में भ्रष्टाचार घोटाले करते हैं, बस अपनी जो जेब है ना उसको गर्म करने आते हैं। ये मानना है उन लोगों का जो कहते हैं कि राजनीति वही है जो राजनीति। ठीक है भाई, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से। ये आपका पूरा का पूरा टोटली आंसर यहाँ पे हो जाता है। ओके, वेल आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के यहाँ से देख सकते हैं कि पॉलिटिक्स इज व्हाट लीडर्स डू। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट? तो अंडरस्टैंड हम क्या करेंगे, यहाँ से अंडरस्टैंड कर लेंगे। आप पढ़ लो भाई, आप भी अंडरस्टैंड कर लो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों। ओके, वेल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 15। इकहरी तथा दोहरी नागरिकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि देखो, नागरिकता दो तरीके की होती है, एक होता है इकहरी, एक होता है दोहरी नागरिकता। अब कई बच्चे कहेंगे सर जी ऑफिशियल में तो ये क्वेश्चन चेंज है। हाँ, वो क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा अटपटा सा लगा। ठीक है, आंसर भी आपको शादी का समझ में नहीं आता, काफी क्रिटिकल था, इसलिए मैंने हटा दिया। ये क्वेश्चन ले लिया, ये भी 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है। इकहरी और दोहरी नागरिकता। देखिए, इकहरी नागरिकता का मतलब ये होता है कि यह कोई देश अपने नागरिक को प्रदान करता है जिसमें वह किसी भी राज्य का वासी हो, परंतु वह नागरिक कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए इकहरी नागरिकता का एग्जाम्पल देता हूं मैं भारत का। ठीक है, आप सभी को पता है भारत क्या है, ये एक देश है, इसमें तकरीबन 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब भारत में कोई भी नागरिक रहे, वो चाहे किसी भी राज्य में रहे, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में रहे, वो कहलाएगा क्या? भारतीय ही कहलाएगा। ठीक, लेकिन जो दोहरी नागरिकता होती है, इसमें क्या होती है कि जब किसी व्यक्ति को देश की भी और प्रांत की भी नागरिकता दी जाती है, जैसे अमेरिका और फ्रांस में। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि अमेरिका में कोई क्षेत्र है, कनाडा मान लिया हमने। ठीक है, अमेरिका में क्षेत्र है कनाडा, तो जो बंदा कनाडा में रह रहा होगा ना, उसको कनाडियन बोलेंगे, और एक अलग से उसको अमेरिका की भी नागरिकता मिली होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए, दोहरी नागरिकता में एक नागरिकता है, कोई यूपी में बंदा रहता है उसके पास में भारत की, और दूसरी नागरिकता उसके राज्य की खुद है, यूपी की नागरिकता, तो इसको बोलते हैं दोहरी। ठीक है बच्चों, अब आ गया समझ में? ठीक है, इकहरी में आप चाहे कहीं पे भी रहें, आप बस उसी एक देश के वासी कहलाएंगे, लेकिन दोहरी में आप देश के भी और उस पर्टिकुलर छोटे जो आपका समूह है उसके भी वासी होंगे। ओके, इंग्लिश में डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगल एंड डुअल सिटीजनशिप। तो सिंगल एंड डुअल सिटीजनशिप में क्या डिफरेंस है, उससे आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ओके बच्चों, समझ गए अच्छे तरीके से? आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया बच्चों कि सामाजिक न्याय से संबंधित किन्हीं 2 नीति निर्देशक तत्वों को लिखिए। यानी कि अगर हमें सामाजिक न्याय स्थापित करना है तो उसके लिए जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं ना, उसमें से कोई 2 आपको लिखने हैं। तो मेन आपका जो आंसर है वो आपका यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, मेन आंसर आपका ये वाला आ जाता है। क्या आ जाता है भाई? कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून व्यवस्था। यानी कि सभी नागरिक समाज में जो भी रहते हैं, किसी भी जाति, वर्ग, लिंग, धर्म, रंग, आकार, अमीर, गरीब, कैसे भी हो, सभी कानून के समक्ष समान होंगे, कानून सभी के लिए एक जैसा होगा। ठीक है, समान नागरिक संहिता, यानी कि
जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक है उसे एक जैसे जो मौलिक अधिकार हैं वो दिए जाएंगे। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो दुर्बल लोग हैं इनको शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आरक्षण टाइप में दिया जाता है, जिससे कि ये अपना विकास कर सके और इन सभी से क्या होगा, सामाजिक न्याय स्थापित हो पाएगा। ठीक है, मेन जो आपका आंसर है वो यहीं से। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपसे जब 4 मार्क्स में पूछा जाएगा तब कैसे लिखोगे, तब आप इसमें जो है ना ये वाला पार्ट भी लिख दोगे। ठीक है, अभी 2 मार्क्स में ही है तो मैं आपको बस 2 मार्क्स के लिए बस ये जो अन्य वाला पार्ट है ना ये कंसीडर करूंगा, ऐसे ही लिख, इसलिए कि भाई सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए जो नीति निधि तत्व हैं वो कौन से हैं, तो ये आपके ये आ जाते हैं। इंग्लिश में देखेंगे, मेंशन एनी टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी रिलेटेड टू सोशल जस्टिस। तो मेन आंसर जो है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा अदर्स से। ओके बच्चों, कंप्लीट आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से। आगे बात करते हैं, अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। अब ये जो प्रश्न है ना ये एक तरीके से आपके थिंकिंग बेस पे है। ठीक है, कैसे थिंकिंग बेस पे, इससे मैं छोटा करता हूं पहले नहीं क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर देखते हैं। बेसिकली क्वेश्चन 17 कहता है कि कामकाजी महिलाओं को मातृत्व अवकाश, यानी कि जब महिला गर्भवती होती है, ठीक है, उस समय क्या उसे मातृत्व अवकाश दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है दिया जाना चाहिए तो क्या यह समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा या नहीं। यानी कि कोई महिला काम करती है, उसने गर्भ धारण किया हुआ है, तो क्या उसे इसलिए छुट्टी दे देनी चाहिए कि उस गर्भ धारण कर रखा है, तो क्या अगर छुट्टी देते हैं तो इस समानता का उल्लंघन होगा या नहीं। तो इसका आंसर आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, मेरे हिसाब से इसका आंसर सुनिए। आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे इसका कि कामकाजी जो महिलाएं होती हैं, ठीक है ना, कामकाजी महिलाएं जो फैक्ट्री वगैरह में काम करती हैं या फिर अदर जगह पे काम करती हैं, तो उनके लिए मातृत्व अवकाश दिया जाना एकदम सही है। ये समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि भाई देखो कभी कभी हमें ये सुनिश्चित करने के लिए कि सभी लोग अपने अधिकारों का सही रूप से उपयोग कर सकें, इसके लिए हमें ये भी करना पड़ता है कि कुछ लोगों के साथ में अलग और विशेष बर्ताव करना पड़ता है। अपने समानता वाले वो जो 2-3 सिद्धांत हैं उसमें से एक सिद्धांत ये भी है कि जो लोग जैसे उनके साथ वैसा व्यवहार करो, लेकिन जो कुछ खास परिस्थितियों में अलग हैं उनके साथ में अलग व्यवहार करो, विशेष व्यवहार करो। तो वही व्यवहार महिलाओं के साथ में यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, उनको छुट्टी दी जाती है, क्यों भाई, ताकि प्रसव के दौरान, यानी कि जब जो प्रोसेस होता है जब बच्चा जो है इस दुनिया में आता है, इस नई दुनिया में अपना पहला कदम रखता है, तो वो जो प्रोसेस होता है तो उसमें महिला को बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। ठीक है ना, एक तरीके से आप ये कह सकते हो, हमारे हिंदू धर्म के बहुत सारे ग्रंथों के अनुसार ये भी कह सकते हो कि जब महिला बच्चे को जन्म दे रही होती है तो वो 3 जिंदगियों से लड़ रही होती है। एक अपने खुद की जिंदगी से, एक अपने बेटे की जिंदगी से या बेटी की जिंदगी से जो उसका बच्चा आने वाला है इस दुनिया में, और तीसरा अपने परिवार जो है उसकी सभी खुशियों की जिंदगी से। ठीक है, क्योंकि जब जच्चा बच्चा जिसे हम कहते हैं नॉर्मली बेस पे, यानी कि महिला और जो उसका बच्चा जब वो स्वस्थ होगा तभी ये चीज कही जाती है कि वो एक तरीके से उस मौत के मुंह से बाहर निकल जाता है। आपने एक डायलॉग सुना होगा, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे ये है कि मौत को छूना और टक से वापस आना नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा खतरनाक सीन हो जाता है। लेकिन महिला को इस टाइम पे पता है, एक चीज और मैं बताता हूँ कि जब महिला बच्चे को जन्म दे रही होती है ना, उस समय महिला को पुरुष से ज्यादा डबल गुना पेन होता है, जिसमें उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है ना, इसलिए महिलाओं का सम्मान करो। ठीक है, आगे तो ये चीज समझ गए ना। हाँ, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि भाई हाँ, महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश देना समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। ठीक है, ये उसका बल्कि बढ़ावा देता है। ओके बच्चों, ये मेरे हिसाब से था, और जो मैंने बातें कही हैं आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए ये सच्चाई है बच्चों जो आज के टाइम पे आप सोसाइटी में देखते हैं। आगे, तो सैनिटेशन मैटरनिटी लीव टू वर्किंग वुमेन कैन बी कंसिडर्ड एज ए वॉल्यूशन ऑफ द राइट टू इक्वलिटी और नॉट। तो हम कहेंगे दैट इज नॉट वॉल्यूशन ऑफ राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, व्हाई, बिकॉज, तो आंसर लिख देंगे आप यहां से। क्या बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 18। अब 18 जो है ना ये भी आपके थिंकिंग बेस पे क्वेश्चन है। कैसे, अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक आजादी के लिए संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए वर्णन कीजिए। कि पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई अल्पसंख्यक का मतलब क्या है, उसके बाद में अल्पसंख्यक जो है, अल्पसंख्यक समुदाय जितने भी होते हैं ये अपनी धार्मिक आजादी के लिए कुछ कर सकें, तो इसके लिए संविधान में क्या क्या बातें कही गई, आइए देखते हैं। बेसिकली देखो, पहले आप ये समझो कि अल्पसंख्यक जो समुदाय है ये अपनी धार्मिक आजादी रख सकता है। इसके लिए संविधान में इन्हें एक अधिकार भी दिया गया है
संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 29 से 30 ये अधिकार इन्हें दिया गया है। अब इसकी ये होता क्या बेसिकली, अल्पसंख्यक का मतलब क्या है? अल्पसंख्यक वह समूह है जिनकी अपनी एक भाषा है, अपना एक धर्म है और ये देश के किसी छोटे से भूभाग में फैले हुए हैं, ठीक है, देश के छोटे से भूभाग में फैले हुए जिनकी जनसंख्या भी कम है। तो इसीलिए हमारे भारतीय संविधान ने शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार के तहत जो अनुच्छेद 30 दिया हुआ है, इसमें यह कहा गया है कि ये अल्पसंख्यक अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है, उन्हें इन्हें संरक्षित करने का, इसका प्रचार प्रसार करने का भी अधिकार है और ये धार्मिक अल्पसंख्यक चाहें तो अपने लिए एक संस्था भी खोल सकते हैं, ठीक है ना, ताकि ये अपने जैसे अल्पसंख्यकों को और एकत्र करें और अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सके, ये संविधान हमारा कहता है। ठीक है बच्चों, आगे समझ में अच्छे तरीके से। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहाँ से देख सकते हैं कि व्हाट प्रोविजंस हैव बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर रिलीजियस फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो क्या क्या किया जाता है उस संबंध में आप यहाँ पे इस आंसर को इजीली पढ़ सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे समझ में। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने 2 मार्क्स के जो हमारे 6 क्वेश्चन थे वो अराउंड कितने मिनट में, हाँ 15 मिनट में हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब आते हैं बच्चों हमारे 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, 4 मार्क्स के टोटल यहाँ पे 5 क्वेश्चन होंगे 19 से लेके क्वेश्चन नंबर 23 तक। ठीक है बच्चों, अब हम इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से यहाँ पे समझेंगे और हर एक क्वेश्चन आंसर आपको बहुत ही इजी वे में समझा दिया जाएगा। ओके, आइए समझते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि क्या आप मानते हैं कि भारत में स्थानीय शासन ने लोकतंत्र को सशक्त किया है? सतर्क उत्तर लिखिए, यानी कि पहले आपको ये बता देना कि स्थानीय शासन होता क्या है और क्या आपके विचार में ये सही है कि जब से स्थानीय शासन आया है इसने लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत किया और ज्यादा बढ़ाया है। बिल्कुल ठीक बात है कि यह बिल्कुल सही है कि भारत में स्थानीय शासन ने लोकतंत्र को और भी ज्यादा मजबूत किया है। ये बात बिल्कुल ही सही है। अब कैसे सही है, देखो पहले आप ये समझ लो स्थानीय शासन का मतलब क्या है। मतलब ये है कि गांव और जिला स्तर के शासन को हम क्या कहते हैं? स्थानीय शासन कहते हैं। और ये जो शासन होता है गांव और जिला स्तर का, ये क्या है? बेसिकली जो आम लोग गांव में रहते हैं उनके आसपास का एकदम पास का शासन होता है, नजदीक का शासन। ठीक है, तो स्थानीय शासन का आपको क्या हुआ कि मीनिंग पता चलेगा कि गांव या फिर जिला स्तर के शासन को जो सरकार होती है उसको हम बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली भारत में जब आजादी हुई तो आजादी के पश्चात गांव या जिला स्तर तक शासन करना एक तरीके से मुश्किल लग रहा था, क्योंकि पहली बात तो लोग जो है अंग्रेजों से 150 से 200 साल तक वो जो उनसे पीड़ित थे वो उभर ही नहीं पाए। उन्हें तो यही नहीं लग रहा था कि हम आजाद हो भी गए, क्योंकि समाज में बहुत सी रूढ़िवादिताएं फैल चुकी थी। इसीलिए भारत जब आजाद हुआ तो गांव लेवल पे या फिर जिला स्तर तक शासन करना काफी डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन जब स्थानीय शासन का विकास होना शुरू हुआ तो ये संभव हो पाया। तो एक तरीके से लोकतंत्र को इसने मजबूत किया। ओके, स्थानीय शासन के तहत जनता की जो प्रतिदिन की समस्या है इनका समाधान बहुत ही तेजी से और कम खर्च में किया जा सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि गांव या जिला स्तर का शासन है तो सिंपल सी बात है, गांव या जिले के लोग जो है यहाँ पे अपनी शिकायत बताएंगे और आसानी से शिकायत को सुलझा लिया जाएगा, कम समय में भी और कम खर्चे में भी। तो इसलिए लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत हो जाता है। इसमें यह बात भी आ जाती है कि स्थानीय शासन की जो लोकतंत्र, स्थानीय शासन जो है लोकतंत्र को मजबूत ऐसे भी करता है क्योंकि स्थानीय शासन की जो संरचना है वो पिरामिड रूपी है। कैसी भाई? क्योंकि इसमें ये जो पायदान है हमारा इस तरीके का त्रिभुजाकार, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाती है जिला पंचायत, ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाती है ब्लॉक समिति या फिर कह सकते हैं प्रखंड पंचायत, और तीसरी पे आ जाती है ग्राम सभा। तो इस तरीके से शासन जो है वो छोटी से छोटी इकाई तक फैल जाता है, जिससे कि लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत होता है। ठीक, अब ये जो स्थानीय शासन होता है इसमें आरक्षण भी आ जाता है। जैसे महिलाएं हैं तो महिलाओं के लिए 1/3 जो सीटें होती हैं और पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पालिका जो होती है इसमें आरक्षित कर दी जाती है, ताकि लोकतंत्र में महिलाओं की सहभागिता बढ़ सके। स्थानीय शासन में महिलाएं जो है वो भी अपना हाथ बटा सकें। ठीक है, महिला को ये न लगे कि वो भी दमित है। ठीक है, महिला को अधिकार दिलाने के लिए 1/3 सीटों पर आरक्षण दिया जाता है। साथ ही और जो समाज के अनुसूचित और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वाले लोग हैं, ठीक है, वंचित लोग हैं, उनको भी कुछ हद तक आरक्षण दे दिया जाता है ताकि वो भी अपना विकास कर सके। सबसे आखिरी बात कि एक लोकतांत्रिक देश में स्थानीय शासन देश के शासन में लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। यानी कि अभी हमने देखा कि पिरामिड रूपी संरचना में
जिला, प्रखंड यानी कि ब्लॉक और ग्राम सभा, ये पंचायतें होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर लोग तो शामिल हैं ही, उसके अलावा छोटी सी छोटी इकाई पर लोग राजनीतिक भागीदारी अपनी करें, ये सुनिश्चित करता है स्थानीय शासन। ठीक है ना? तो अब आप बिल्कुल भी इस बात को नहीं भूलेंगे कि स्थानीय शासन लोकतंत्र में कैसे सहायता करता है या फिर लोकतंत्र को कैसे मजबूत करता है। ठीक है भाई? एकदम आसान तरीके से आपको समझ में आ गया ना क्वेश्चन का आंसर? आया ना समझ में? कमेंट करके बताओ समझ में आ गया। आगे बात करते हैं। अब बारी आती है यहाँ पे इंग्लिश में कि डू यू थिंक दैट लोकल गवर्नेंस इन इंडिया स्टैंड्स डेमोक्रेसी गिव्स सुटेबल आर्गुमेंट्स? यस इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। कैसे ट्रू है भाई? आइए इन पॉइंट को आप पढ़िए यहाँ से और रीड आउट कर लीजिए। ओके, बाकी को आप यहाँ से देख ही सकते हैं ये सारे के सारे। ओके बच्चों, अब आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 20 दिया गया बच्चों कि भारतीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों के चुनाव में कौन सी विधि अपनाई जाती है? वर्णन कीजिए। यानी कि ध्यान से समझिएगा, भारतीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि यानी कि हमारी जो सांसद होते हैं उनको चुनने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो सिंपल सी बात है, कौन सी अपनाई जाती है? सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली। अब ये प्रणाली है कैसी, क्या है इसमें, अब हमें उसको यहाँ पे, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बताना है अच्छी तरह। ठीक है, तो आइए समझते हैं। बेसिकली ये जो प्रणाली होती है सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली या फिर सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि चुनाव का सबसे अधिक वोट पाने वाला विजेता बनता है। ठीक है, यानी कि जब चुनाव होते हैं तो उसमें जो भी, एक सेकेंड, हाँ देखो, जो भी चुनाव होते हैं, ठीक है, मान लेते हैं टोटल जो वोट है वो 101 वोट है। ठीक है, अब ये जो सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली है वो ये कहती है कि चुनाव में जिसके पास वोट ज्यादा होंगे वही विजेता बनेगा, फिर चाहे अंतर एक वोट का ही क्यों ना। यानी कि अगर दो पार्टियां ए और बी, तो ए को मिले 51 वोट और बी को मिले 50 वोट, तो जीतेगा कौन? हमारी प्रणाली के अनुसार जीतेगा ए वाला, क्योंकि इसके पास एक वोट ज्यादा है। ओके, दूसरा, देश के छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। यानी कि आप सभी को पता है कि टोटल जो वो 28 राज्य हैं। अब इस 28 राज्यों में क्या होता है कि हर एक राज्य, जैसे यूपी हो गया, ठीक है, या फिर बिहार हो गया, दिल्ली या फिर कर्नाटक, हरियाणा, जो भी है, तो उसको छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में और हर एक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है और इसीलिए वर्तमान समय में जो टोटल सांसद की संख्या है वो 545 है ना? कितनी है? 545। ओके, अब ये जो हमारी प्रणाली होती है, इसमें मतदाता यानी कि हम जो लोग होते हैं, यानी कि हम लोग जो वोट देने के लिए जाते हैं, हम किसको वोट देते हैं? प्रत्याशी को। यानी कि जो उस पार्टी का प्रत्याशी होता है, जो खड़ा हुआ होता है उस पार्टी से चुनाव चिन्ह के ऊपर, उसको हम वोट देते हैं। और हम उसे नॉर्मली देखो, जिला स्तर का, एक राज्य स्तर का, तो हम जानते भी है कुछ हद तक। ठीक है, एक निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक वर्गों को एकजुट होकर चुनाव जीतने में मदद करती है। ये जो सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली है, ये देखो, समाज में चाहे कितने भी धर्म, जाति, भाषा फैले हो, डज नॉट मैटर, लेकिन जब बात आती है ना कि हमें अपने लिए एक प्रतिनिधि को चुनना है, तब सभी एकजुट हो जाते हैं और ये एकजुटता हमें ये बताती है कि सभी एक साथ मिलकर सभी भेदभाव को भुलाकर अपने लिए एक अच्छे प्रतिनिधि को चुनते हैं। ठीक, छठा ये है कि एक स्थायी सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त करती है, प्रशस्त कर संसदीय सरकार को सुचारू और प्रभावी ढंग से काम करने का अवसर देती है। यानी कि देखो, अब जब बात आती है कि सरकार बनी, तो सिंपल सी बात है 5 साल के लिए बनती है और ये स्थायी होती है। ठीक है, लेकिन हाँ, कभी जैसे प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई या फिर त्याग पत्र दे दिया या फिर किसी अन्य कारण की वजह से अगर हट गई तो बात अलग है, लेकिन स्थायी होता है। यानी कि सरकार एक मजबूत बनती है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम हो गया, भारत हो गया। ठीक है ना, ये चीजें यहाँ पे आ जाती है। ओके बच्चों, तो आई होप आप सभी को आज का ये जो पार्ट है अभी तक का अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना? तो ये आ गया समझ में आपको कि भारत में जन प्रतिनिधियों निधियों के लिए चुनाव की कौन सी विधि अपनाई जाती है। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के, वो यहाँ से देख सकते हैं कि इसे छोटा करते हैं, वो यहाँ से देख सकते हैं कि विच मेथड, एक सेकेंड, हाँ, विच मेथड इज अडॉप्टेड इन इंडिया फॉर द इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंडियन डेमोक्रेसी इलेबोरेट। तो आप इस आंसर को यहाँ से देख सकते हैं और चाहे तो आप इसे यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप सभी को समझ में आ गया अच्छे तरीके से? ये रहा आपका पूरा आंसर। आगे बात करते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों 26 है ना, ये प्रश्न बच्चे वैसे जो है वो आना चाहिए था आपका 6 नंबर में। मैं आपको आगे 6 नंबर में कराऊंगा। बेसिकली ये प्रश्न 6 नंबर का आया है 4 नंबर में, लेकिन समझाऊंगा मैं आपको 6 नंबर के अकॉर्डिंग। प्रश्न है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार में कौन कौन सी याचिकाएं शामिल है, सविस्तार लिखिए। यानी कि
जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो बेसिकली कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद है 32, ठीक है। 31 में संपत्ति का अधिकार था, उसे तो हटा दिया था, ठीक है ना। तो बेसिकली अनुच्छेद 32 में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, इसमें कौन कौन सी याचिकाएं, ठीक है ना, यानी कि जो रिट होते हैं, जो आदेश होते हैं विशेष आदेश, वो शामिल है, वो हमें बताना है। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हमें 1 से 2 लाइन में भूमिका लिखेंगे। ये भूमिका आपके 6 मार्क्स के प्रश्न के लिए भी है। ध्यान से समझना क्या मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं ये बताता हूँ आपको कि संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी। आप समझ गए? बेसिकली संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। अब ये जो अधिकार है, आप ये कह सकते हो, ये अधिकार हमारे बाकी के जो 5 फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, ये उनका संरक्षक है, ये उनका दादा है एक तरीके से, ठीक है ना। क्यों भाई? क्योंकि इसी अधिकार के तहत अगर हमारे बाकी के 5 मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, कोई ठेस पहुंचती है, कोई गलत बात होती है, तो हम न्यायपालिका में जाके अपने जो याचिका है वो दायर करते हैं, ठीक है। अब इसके संबंध में इसे हटाने के लिए न्यायालय जो है वो कई तरीके की विशेष आदेश जारी करता है, जिसे कहते हैं, अब वो क्या कहें, आइए समझिए। सबसे पहला आ जाता है बच्चों बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये रिलेशनशिप वाला नहीं है, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण इन द सेंस ऑफ की किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए जाने का आदेश जारी किया जाता है, ठीक है। कई बार होता है ना कि पुलिस किसी को गिरफ्तार करके ले गई, तो हमारा संविधान कहता है कि 24 घंटे के अंदर उसे जो है वो पेश करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं करता है तो वो जो कोर्ट है वो आदेश जारी करता है कि उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, तुम उसे कोर्ट में पेश करो, ठीक है। कोर्ट फिर ये देखता है कि अगर गिरफ्तारी का तरीका ठीक है तो उसे सजा सुनाएगा, अगर नहीं है तो भाई उसे छोड़ने का आदेश जारी कर देगा। इसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, सिंपल सा, ठीक है। दूसरा है परमादेश। परमादेश यानी कि ये बेसिकली परमादेश का मतलब क्या हुआ? परम आदेश यानी कि किसी ऊपर से नीचे की तरफ। दैट मींस ये आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को ये लगता है कि भाई कोई ऐसा सार्वजनिक पदाधिकारी है जो कि कानूनी और संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, ठीक है। जिससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो उससे पूछ सकती है, उसको पद से हटा भी सकती है इस परमादेश के अकॉर्डिंग, ठीक। तीसरा है बच्चों निषेधाज्ञा, कि जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र को अतिक्रमण करती है, ठीक है, अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करती है, उसके बाद अन्य किसी मुकदमे में सुनवाई करती है, तो ऊपर की अदालतें उसे ऐसा करने से रोकती हैं, तब उसे निषेधाज्ञा या फिर प्रतिषेध लेख जारी करते हैं। यानी कि कोई एक बेसिकली अदालत है, जैसे मान लेते हैं कोई हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट नहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई ऐसा केस उठा लिया है जो है स्टेट कोर्ट का, ठीक है ना, यानी कि हाई कोर्ट का है। हर स्टेट में हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ही है, एक ही है केवल, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मामला उठा लिया हाई कोर्ट का, तो हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कहेगी कि भाई हम आपके लिए निषेधाज्ञा यानी कि प्रतिषेध लेख जारी करते हैं कि तुमने हमारा मामला लिया है, तुम उसे हमारे पास भेजो, ठीक है। उसके बाद में चौथा अधिकार परीक्षा। देखिए अधिकार परीक्षा इसका मतलब क्या है? देखिए अधिकार परीक्षा यानी कि पूछना अधिकार है, मतलब ये है कि जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया जो उसके लायक है ही नहीं, या फिर भ्रष्टाचार करके, या फिर कोई कानूनी हक नहीं है उसका, तो उससे पूछ सकती है, उसकी पूरी प्रक्रिया की जांच कर सकती है कि आखिर ये आया तो आया कैसे, ठीक। पांचवा उत्प्रेक्षण। बेसिकली जब कोई निचली अदालत या फिर सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेक्षण के द्वारा उसे ऊपर अदालती अदालत में अधिकार को हस्तांतरित कर देती है, यानी कि मतलब अदालत या फिर अधिकार को हस्तांतरित कर देता है। यानी कि उत्प्रेक्षण में क्या होता है कि न्यायालय ये देखती है कि जो मामला किसी अधिकारी ने लिया है या किसी कोर्ट ने लिया है, क्या वो उसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्या वो उसके लायक है भी या नहीं, अगर नहीं है तो उसे दूसरी जगह भेज देती है, तो बोलते हैं। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हम बाकी के मौलिक अधिकारों को एक तरीके से संरक्षक भी मानते हैं, इसीलिए ये आप इस आंसर को यहाँ पे समझ सकते हैं। और ये प्रश्न आपका बेसिकली कितने मार्क्स का है बच्चों? 6 नंबर का। ओके, आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब इंग्लिश में देखेंगे कि विच रिट्स आर इंक्लूडेड इन द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, एक्सप्लेन इन डिटेल। एक आपको यहाँ पे क्या लिखनी है? एक परिभाषा लिखनी है, और इस परिभाषा को लिखने के बाद में आपको यहाँ पे क्या लिखना है, जो इसके पार्ट है, जैसे हॉबियस कर्पस, ठीक है, मैंडेट एंड इंजेक्शन, ठीक है। के बाद में आ जाता है इंक्वायरी एंड रेट ऑफ ट्रांसमिशन, ये बात यहाँ पे आ जाती है। ओके बच्चों, कंप्लीट समझ में आ गया।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की है बीसी की। क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि धर्मनिरपेक्षता के विषय में नेहरू जी के प्रमुख विचार क्या थे। ये क्वेश्चन काफी डीपली पूछा गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना वो बॉक्स में दिया गया है आपके चैप्टर नंबर 8 में सेकंड बुक का रानी सिद्धांत वाले में धर्मनिरपेक्षता वाले से। प्रश्न क्या है कि भारतीय धार्मिक निरपेक्षता के बारे में नेहरू के प्रमुख विचार लिखिए। तो कई प्रमुख विचार हैं, जिसमें से मैं आपको 5 से 6 बता देता हूँ। सबसे पहला विचार यहाँ इनके सामने ये आता है कि नेहरू के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये था कि सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण देना ही धर्म। नेहरू जी ये मानते थे। आप पहले ये मान लो कि भाई धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये होता है, देखो, धर्म प्लस निरपेक्षता, यानी कि जहां पे किसी एक धर्म को मान्यता ना दी जाए और राज्य का कोई एक धर्म ना हो, इसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता। ठीक है। तो नेहरू जी कहते हैं कि राज्य जो है, इसे राज्य में समाहित, देश जो है, देश में समाहित जितने भी धर्म है, सभी को समान संरक्षण देना चाहिए और किसी एक धर्म को अपनाना नहीं चाहिए, यानी कि राष्ट्रीय कोई धर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है। बेसिकली नेहरू जी एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष निरपेक्ष राष्ट्र चाहते थे जहां पे सभी धर्म की हिफाजत हिफाजत करे। ठीक है। जो राज्य है वो सभी धर्मों की रक्षा करे, किसी एक धर्म की तरफदारी ना करे, यानी कि जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, और नहीं कुछ और भी आ जाता है, राइमिंग मैच नहीं करवाया। पहले देखो, जितने भी धर्म होते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, किसी भी प्रकार का कोई भी धर्म हो, सभी को एक जैसा संरक्षण करे। कोई भी कंट्री ये ना देखे कि, या एक एग्जांपल के लिए भारत ये ना देखे कि वो किसी हिंदू धर्म को यानी सनातन धर्म को बढ़ावा दे, मुस्लिम धर्म को बढ़ावा दे, ईसाई धर्म को बढ़ावा दे, या फिर किसी और धर्म को बढ़ावा दे। ऐसा नहीं, किसी एक को नहीं बल्कि सभी को साथ लेके चले। ठीक है। उसके बाद में राज्य का अपना कोई एक राजकीय धर्म या देश धर्म नहीं होना। तीसरा, धर्मनिरपेक्षता का इनके लिए मतलब था कि तमाम किस्म की सांप्रदायिकता का पूर्ण विरोध, यानी कि धर्म के नाम पर जो हिंसा होती है, उस हिंसा का इन्होंने विरोध किया और कहा कि जब धर्मनिरपेक्षता अपनाई जाएगी तो ऐसी हिंसा होगी ही नहीं। ठीक। उसके बाद उनके विचार के अनुसार समाज में सुधार के लिए धर्मनिरपेक्षता राज्य सत्ता धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। यानी कि कई बार ये होता है ना, इनसे सांप्रदायिक हिंसा होने वाली धर्म के आधार पे, तब सरकार चाहे तो धर्म में इंटरफेरेंस कर सकती है, धर्म में हस्तक्षेप कर सकती है, ताकि हिंसा ना हो। ऐसा बोला है नेहरू जी। उसके बाद में जातीय भेदभाव, दहेज प्रथा, सती प्रथा, इन सभी की समाप्ति करने के लिए देश को कानून बनाए जाने चाहिए और महिलाओं को ऐसे बहुत से कानूनी अधिकार मुहैया कराए जाने चाहिए जिससे वो अपने अधिकार को समझ सके, अपने निर्णय खुद ले सके। ठीक है। नेहरू जी के लिए धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत कोई एक मामला भर नहीं था, बल्कि उनके लिए धर्मनिरपेक्षता देश की एकता, देश की अखंडता, इसका एक सपना था, इसकी एक गारंटी थी कि यदि धर्मनिरपेक्षता कामयाब होती है, पूरी तरीके से लागू होती है, तो देश की एकता, देश की अखंडता मजबूत होगी। ठीक है। आगे समझ में आप सभी को 48 मिनट्स हो चुके हैं, बट 55 तक हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना। आगे समझ में भाई कि नेहरू की धर्मनिरपेक्षता के विषय में क्या क्या विचार यहाँ पे होते हैं। अब इसी को इंग्लिश में देखेंगे कि व्हाट आर द मेन थॉट्स ऑफ नेहरू रिगार्डिंग सेक्युलरिज्म। क्या क्या है भाई, उन सभी पॉइंट्स को आप यहाँ से इजीली पढ़िए। मैं आपको अपना इमेज छोटा कर देता हूँ। हाँ, अब आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब बारी आती है सबसे आखिरी क्वेश्चन की इस वीडियो की, उसके बाद में बाकी के हम पार्ट 2 में समझेंगे। ठीक है। क्वेश्चन 23 है कि राष्ट्रवाद के विभिन्न चरण कौन से, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। बेसिकली राष्ट्रवाद दो चरणों से होकर गुजरा है, एक 19वीं सदी में, ठीक है, और एक जो है एक सेकेंड, एक 19वीं शताब्दी में गुजरा था। और हाँ, बेसिकली इस तरीके से कि एक तो तोड़ा है और एक जोड़ा है। ये वो क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद ने, आप ना मुझे ध्यान से सुनो और आप इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लिख पाओगे। देखो, राष्ट्रवाद जो है इसने राज्यों को तोड़ा भी है, राज्यों को जोड़ा भी है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, जो मैंने अभी बोला है, यही क्वेश्चन ये बताता है कि राष्ट्रवाद के विभिन्न चरण कौन से हैं। ठीक है ना। आइए अब समझेंगे हर एक क्वेश्चन का। तो पहला पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है सर जी, इमेज छोटा करो। हाँ, पहला पॉइंट आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि राष्ट्रवाद ने 19वीं शताब्दी में यूरोप में कई छोटी छोटी रियासतों के एकीकरण से बृहत्तर राष्ट्र राज्यों की स्थापना का मार्ग दिखाया। यानी कि राष्ट्रवाद 19वीं शताब्दी में देखें तो यूरोप में बहुत सी छोटी छोटी जो रियासतें थी, उनका एकीकरण किया राष्ट्रवाद ने। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
आज के जर्मनी और इटली का जो गठन है, ठीक है, एकीकरण है, शुद्धिकरण है, वो इसी राष्ट्रवाद की एकीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही हुआ है, ठीक है। उसके बाद में नए राष्ट्र के लोगों ने एक नई राजनीतिक पहचान अर्जित की है जो राष्ट्र राज्य की सदस्यता पर आधारित है। यानी कि जितने नए राज्य बने हैं, नए एकीकरण हुए हैं, इनसे क्या हुआ है कि यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, इन्होंने एक नई पहचान ली है, ठीक है ना। आगे अब दूसरा यहाँ पे यह जाता है कि राष्ट्रवाद जो है इसने बड़े बड़े साम्राज्यों का पतन भी किया है। कैसे किया है देखो, 20वीं शताब्दी में यूरोप में ऑस्ट्रियाई क्या है हंगेरियाई, यानी कि एक तो यूरोप की बात हो रही है 20वीं सदी की और 19वीं सदी की, 19वीं में जोड़ा है और 20वीं में तोड़ा है। तो 20वीं शताब्दी में यूरोप के ऑस्ट्रिया हंगेरियाई और रूसी साम्राज्य तथा इनके साथ में एशिया और अफ्रीका में फ्रांसीसी, ब्रिटिश, डच, पुर्तगाली साम्राज्य के बंटवारे में भी मूल ही राष्ट्रवाद था, ठीक है ना। इसी तरह से भारत तथा अन्य पूर्व उपनिवेशों के जो औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र होने के लिए संघर्ष जो किए थे, वो कैसे संघर्ष थे, राष्ट्रवादी ही संघर्ष थे। मतलब देखो मैं आपको समझा, मतलब सिंपल सा इतना है, आप ध्यान से समझ लेना कि 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि जो राष्ट्रवाद है इसने क्या किया, यूरोप की कई छोटी छोटी रियासतों का एकीकरण किया, जैसे जर्मनी, इटली। अब एकीकरण हुआ है तो नई सदस्यता इनको मिली, ठीक है ना, ये आप समझे। उसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ कि 20वीं शताब्दी में यूरोप के बहुत सारे ऐसे देश थे, ठीक है, यूरोप के साथ में एशिया, अफ्रीका, ब्रिटिश, डच, पुर्तगाली, ऐसे बहुत सारे साम्राज्य थे जिसके बंटवारे के मूल में भी यही था, ठीक है। भारत सहित ऐसे अन्य और भी कंट्रीज हैं जहां पे औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र होने के लिए बहुत से संघर्ष किए गए, इन्हीं को राष्ट्रवादी संघर्ष कहा जाता है। ओके बच्चों, आ गया समझ में। अब इसी तरीके से आप इसे समझ सकते हैं कि राष्ट्रवाद के विभिन्न चरण कौन से हैं। तो पहले 19वीं शताब्दी का जोड़ना, 20वीं शताब्दी का तोड़ना, ठीक है, जोड़ना फिर तोड़ना। देखो 19 में तोड़ा, 20 में जोड़ा, 19 में तोड़ा, 20 में जोड़ा, ऐसे याद कर लो, ठीक है। बात यूरोप की हो रही है बस। व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स ऑफ नेशनलिज्म, क्लैरिफाई विद इलस्ट्रेशन, ठीक है ना। तो क्या स्टेप्स हैं नेशनलिज्म के, वो हमें यहाँ पे बता, ठीक है भाई। तो नेशनलिज्म के बहुत से स्टेप्स हैं जो कि आप यहाँ पे अच्छी तरीके से देख सकते हैं। मैंने इसको छोटा कर दिया है, ये आपके 3 पॉइंट हो गए, उसके बाद में 1 पॉइंट आपका यहाँ से ये हो जाएगा। ओके बच्चों, वेल अब यहाँ पे हमारा आएगा सेक्शन नंबर डी। अब इस सेक्शन नंबर डी को जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों वो ये है कि पैसेज, ठीक है ना, किस किस बेस पे, पैसेज, कार्टून एंड पिक्चर बेस्ड जो आपकी क्वेश्चन है इसके बारे में। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इन क्वेश्चन को करेंगे हम कल की नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आप ये वीडियो 3 फरवरी को देख रहे हैं तो आपको चैनल पे वो वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैं आपको ये जो हमारे क्वेश्चन नंबर, हाँ, गद्यांश वाले जो 4 आपके एमसीक्यू हैं, कार्टून वाले आपके जो 4 एमसीक्यू हैं और चित्र वाले जो 4 एमसीक्यू हैं ये वाले, और 6 मार्क्स से 4 क्वेश्चन प्लस में जो आपकी 4 चॉइस हैं ये वाले क्वेश्चन, इसके लिए पार्ट 2 वीडियो बना दिया जाएगा जिसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा, ठीक है बच्चों। देखिए जहां तक मुझे लगता है कि जितना मैंने आपको समझाया है आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे हर एक चीज समझ में आ चुकी होगी। देखिए बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपको पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से समझ में आया तो आप क्या कीजिए, जितना हो सके बच्चों उतना इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा लाइक करेंगे उतना ज्यादा और मोटिवेशन बढ़ेगा हमारे लिए ऐसी वीडियोस बनाने के लिए, और आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं उनके साथ में आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ओके बच्चों, चलिए अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।